आज के क्लास में हम सभी शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 7 तक तो बना दिए थे, 8 में कुछ खास है नहीं, और क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं कि बिल्कुल 7 की तरह है। हाँ, बट एक ट्रांजैक्शन जो है क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा ट्रांजैक्शन वो लिखा हुआ है, जरा पढ़ देते हैं, उसको समझा देते हैं। कुछ खास है नहीं, आप लोग बना सकते हो, वैसे बहुत लोग बना के भी लाए होंगे, है कि नहीं, बट फिर भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चौथा ट्रांजैक्शन जो है वो लिखा है राम विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, यानी कि राम ने विड्रू किया है कैश, यानी कैश निकाला है फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से निकाला है, फॉर पर्सनल यूज यानी खुद के लिए निकाला है। तो राम ने खुद के लिए कैश निकाला है ना, तो कैश कम हो जाएगा बिजनेस से। और ड्राइंग पर्सनल ड्राइंग लिखेंगे, क्यों, ये ड्राइंग कहलाएगा ना, क्योंकि पर्सनल यूज है। तो व्यक्तिगत खर्चों के लिए यानी पर्सनल यूज के लिए जब निकाला जाता है पैसे, तो उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, बोलो ना, सब लोग बोलने का प्रयास करेंगे। ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और आप लोगों को कल ही कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि कोई भी एक्सपेंस या लॉस कैपिटल में से माइनस होता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन दिया है राम विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, यानी कि राम ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाला है कैश, तो कैश में से माइनस करेंगे और उतना ही रुपया कैपिटल में से माइनस करेंगे, क्योंकि ड्राइंग बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। तो दो जगह इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ा, कैश माइनस होगा और कैपिटल माइनस होगा। डेट्स इट, बना लोगे, बाकी सब तो आसान है। चलो 10 नंबर सवाल की चर्चा करते हैं। और 10 नंबर सवाल में हम क्या देख रहे हैं, पहला ट्रांजैक्शन, दूसरा और तीसरा बहुत आसान है। चौथा ट्रांजैक्शन एक स्पेशल ट्रांजैक्शन दे दिया है। और क्या स्पेशल ट्रांजैक्शन है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो वो स्पेशल ट्रांजैक्शन है उसको जरा हम बता देते हैं कि क्या है स्पेशल ट्रांजैक्शन। चलिए गौर कीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिए, वो स्पेशल ट्रांजैक्शन क्या है। तो जिस स्पेशल ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे हैं वो है आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट, दिख रहा है क्या। तो कोई बताएगा आउटस्टैंडिंग रेंट का इंपैक्ट कहां पड़ेगा, बोलो। आउटस्टैंडिंग रेंट सबसे पहले होता क्या है ये बताओ, क्या होता है आउटस्टैंडिंग रेंट, कोई बताएगा। मतलब देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट की जगह पर हम कोई भी एक्सपेंस लिख सकते हैं, रेंट हो, सैलरी हो, वेजेज हो, कुछ भी एक्सपेंस लिख सकते हैं, बोलो ना, कमीशन हो, कुछ भी हो सकता है। तो सीधे यहां पर रेंट हटा करके हम एक्सपेंस लिख देते हैं। क्लियर है बात, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट समझ लोगे तो क्या आउटस्टैंडिंग रेंट हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, सब लिख दोगे। तो आउटस्टैंडिंग यहां रेंट की जगह पर क्या कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग बोलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर देते हैं। किसी को डाउट, चलो तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखो, ठीक है। क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आप लोग जर्नल पढ़े हुए हो, ऑलरेडी जानते हो, बता सकते हो, कोई बताएगा। मतलब एक्सपेंसेज ड्यू बट नॉट पेड, यही होता है ना, एक्सपेंसेज ड्यू बट नॉट पेड, यानी खर्चा का दिन आ गया है, खर्चा हो गया है बट नॉट पेड, लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे महीना लग गया है और रेंट नहीं दिए, हमारे अंडर में जो स्टाफ काम करता है उसका महीने लग गया है लेकिन सैलरी नहीं दिए हैं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट नहीं दिए समय पर तो आउटस्टैंडिंग रेंट, कमीशन नहीं दिए तो आउटस्टैंडिंग कमीशन। क्लियर है बात। तो कोई भी खर्चा जो ड्यू हो चुका है, ड्यू माने उसका ड्यू डेट आ गया, माने समय हो चुका है लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ, बकाया लग गया है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का माने बकाया खर्च, ऐसा खर्च जो बाकी लग गया है उसका पेमेंट नहीं किए हो, तो इसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या, सर ट्रीटमेंट समझने के लिए एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड माने कि खर्चा हो गया है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, तो बताओ कि ये क्या होगा, ये एक तरह का लायबिलिटी है ना, बोलो ना, लायबिलिटी है।
लायबिलिटी हमारा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे? तो लायबिलिटी साइड में एगो लायबिलिटी को प्लस कर देंगे, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग रिस्पेक्टिव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा होगा उस नाम से एक लायबिलिटी बढ़ा देंगे। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 10 में हम देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट नाम का एक लायबिलिटी बढ़ा देंगे लायबिलिटी साइड में। ठीक है, मतलब ये देखो ये इधर लायबिलिटी साइड में आएंगे और क्या लिख देंगे? लायबिलिटी साइड में जहाँ क्रेडिटर लिखा है यहीं पर क्या लिख देंगे बगल में? आउटस्टैंडिंग रेंट। क्लियर है बात? चलो ध्यान दो। अब क्या है सर, तो लायबिलिटी तो बढ़ गया, लेकिन इंपैक्ट दो जगह दिखना चाहिए ना, एक ही जगह थोड़ी दिखेगा, दूसरा जगह कहाँ दिखेगा? तो सर ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, खर्चा का दिन तो आ गया है ना, खर्चा का ड्यू डेट तो आ गया है ना, माने खर्चा तो हुआ है, बस पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन खर्चा तो हुआ है ना। तो बताओ एक्सपेंसेज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? एक्सपेंसेज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? और एक्सपेंस बढ़ने का मतलब कल ही कंसेप्ट समझाए थे, एक्सपेंस होगा तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? कैपिटल को माइनस किया जाएगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? चलिए सर, तो क्या आप लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 बना सकते हो? हाँ जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझ में आया क्या? क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो लायबिलिटी साइड में एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का लायबिलिटी बढ़ जाएगा और उतना अमाउंट कैपिटल में से माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत? तो बताओ ना, लायबिलिटी साइड में ही तो कैपिटल भी होता है ना, लायबिलिटी बढ़ जाएगा कैपिटल घट जाएगा, तो वापस से अपने फिगर पे आ गया कि नहीं बराबर? लायबिलिटी साइड में ही जितना अमाउंट से लायबिलिटी बढ़ रहा है उतने ही अमाउंट से कैपिटल घट रहा है, तो बराबर हो गया। और यही तो प्रूफ करना होता है ना अकाउंटिंग इक्वेशन में कि एसेट बराबर है लायबिलिटी और कैपिटल के। दैट्स इट। कोई डाउट किसी को? बहुत बढ़िया। तो आइए सर, सेम कंसेप्ट जो अभी तक 10 नंबर तक समझ लिया है, 11 नंबर वो बखूबी बना सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों को 11 नंबर क्वेश्चन हम बना के दिखा दें। लेकिन क्यों बनाया सर? 10 की तरह ही 11 है, सेम टू सेम है 11, लेकिन 12 थोड़ा डिफरेंट है। 12 हम बना दे कहिए तो 12 हम बना देते हैं। यस, हम 12 बना देते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। बोलो 12 बनाए कि 11 बनाए? क्वेश्चन नंबर, अरे 11 12 दोनों बना देते हैं, 13 तुम लोग बना लेना, 11 भी बना देते हैं, 12 भी कुछ लोग नहीं बनाए होंगे, है ना। चलो, इन द बुक्स ऑफ, बोलो किसके बुक में बना रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11, इन द बुक्स ऑफ SVPD किताब, SK सिंह राइटर हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लीजिए प्रैक्टिकल का, पेज नंबर 106 में दिया हुआ है करंट ईयर बुक में। ठीक है, चलो, तो इन द बुक्स ऑफ किसके बुक में बना रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है सर, हेडिंग में तो नहीं दिया है, लेकिन पहला ट्रांजैक्शन जैसे पढ़ोगे उसमें लिखा है हरीश से स्टार्टेड बिजनेस, यानी हरीश ने बिजनेस शुरू किया है, तो हरीश के बुक में बनाना है। तो इन द बुक्स ऑफ हरीश क्या बनाने जा रहे हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। कोई दिक्कत? बोलो ना। चलो अब जल्दी से फॉर्मेट खींच दो अकाउंटिंग इक्वेशन का, फॉर्मेट खींचो। क्लियर है? सबसे पहले क्या होता है बोलो? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का एक कॉलम हो जाएगा, बोलो ना, एक कॉलम हो जाएगा सीरियल नंबर के लिए, एक कॉलम सीरियल नंबर के लिए, उसके बाद ट्रांजैक्शन के लिए, उसके बाद एसेट्स के लिए, और फिर लायबिलिटी और कैपिटल के लिए। तो लिख दिया जाए, बोलो ना। अच्छा, बीच में एक इक्वल के लिए भी, चलो वो भी लिख देते हैं, एक इक्वल के लिए। ठीक है, चलो तो लिखो, हेडिंग्स लिखो,
कैसे लिखोगे? एक हो गया सीरियल नंबर, एक हो गया ट्रांजैक्शन, बोलो ना। उसके बाद एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। किसी को दिक्कत? चलो, और इनके बीच भी तो एक लाइन होता है ना, तो चलो वो लाइन भी खींच दो यहां से यहां तक। कोई दिक्कत? डेट्स इट। फॉर्मेट रेडी है? चलो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिख लेते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 का, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 18,000 रुपया। हरीश ने नगद से व्यवसाय शुरू किया। हरीश स्टार्टेड बिजनेस, हरीश स्टार्टेड बिजनेस, बंद करो। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 18,000। बताओगे इसका इम्पैक्ट? बताओ सभी लोग। कैश नाम का एसेट बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलो बताओ, कैश कितने से बढ़ा? 18,000 से, कैपिटल भी 18,000 से। कोई दिक्कत? दूसरा ट्रांजैक्शन बोलो। आखिर न्यू इक्वेशन लिखे सर? 2 ट्रांजैक्शन के बाद पहली बार में न्यू इक्वेशन होता है, उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन के बाद, है ना? बहुत बढ़िया। तो बताओ दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 2,000। यानी 5,000 का माल नगद में और 2,000 का माल उधार में खरीदा है। तो माल खरीदा है तो स्टॉक बढ़ा ना जी। एसेट में एक स्टॉक बढ़ेगा। आंसर बताने का प्रयास करो, ठीक है? तो 5 या 2 7,000 का स्टॉक बढ़ गया क्या हमारे पास, जिसमें से 5,000 का नगद में खरीदे हैं तो कैश नाम का एसेट 5,000 से माइनस हो गया, और उधार में खरीदे हैं तो 2,000 का क्रेडिटर बढ़ गया। बोलो ना, क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी 2,000 रुपया से बढ़ गया। कोनो दिक्कत किसी को? जर्नल जो पढ़ा है उसको अकाउंटिंग इक्वेशन थोड़ी टफ लगेगा, जो मॉडर्न अप्रोच जानता है उसको थोड़ी टफ लगेगा, ठीक है? क्योंकि मॉडर्न अप्रोच में यही चर्चा होता था, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम, बढ़ा की घटा। और जो मॉडर्न अप्रोच अच्छे से प्रैक्टिस किया है उसके लिए कुछ नहीं है, ये फटाफट बनाएगा। चलो अब बताओ क्या करें? न्यू इक्वेशन सर। चलिए ठीक है, तो लिखते हैं न्यू इक्वेशन। बता दो, 18,000 रुपया कैश था, 5,000 से कम हो गया, कितना बचा? 13,000 प्लस स्टॉक कितने का है? 7,000 का, प्लस लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर कितने का? 2,000 का, प्लस कैपिटल 18,000 का। कोई दिक्कत किसी को? क्लियरली दिखाई दे रहा है सबको? बोलो ना। चलो अब तीसरा ट्रांजैक्शन पे आ जाएं क्या? वेरी नाइस। चलो तीसरा ट्रांजैक्शन देखो, लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 4,000, कॉस्टिंग 2,400 रुपया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 4,000 और ब्रैकेट में बताया है कॉस्टिंग कितने का है? 2,400 रुपया का। डेट्स इट। बता दो जल्दी से कि 2,400 रुपया का माल अगर 4,000 में बेच दिए हैं तो प्रॉफिट कितना हुआ? 4,000 में माल बेचे हैं 2,400 रुपया वाला, तो 1,600 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो सर 1,600 रुपया का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाएगा 1,600 रुपया से, लेकिन 4,000 नगद में बेचे हैं तो 4,000 का कैश बढ़ गया, और 2,400 रुपया के कॉस्टिंग का स्टॉक यानी 2,400 रुपया लागत का स्टॉक बेचे हैं तो 2,400 रुपया से स्टॉक हमारा कम हो गया। हो गया क्या? बस खत्म। फिर क्या करेंगे? न्यू इक्वेशन। बहुत बढ़िया। तो चलो लाइन खींच दो और बताओ न्यू इक्वेशन। कितना लिखे? 13,000 में 7,000 और प्लस हो गया, कितना हो गया? 17,000 प्लस
7,000 प्लस था लेकिन 2,400 माइनस हो गया, तो कितना बचा? 7,000 में 2,400 माइनस करो ना, 4,600 बचा क्या? उसके बाद क्रेडिटर कितने का है? 2,000 का प्लस में। उसके बाद इधर कैपिटल 18,000 का था, 1,600 रुपये से प्लस हो गया, कितना हुआ? 19,600। किसी को दिक्कत? चलो अब चौथा ट्रांजेक्शन लिखते हैं। क्या कहता है चौथा ट्रांजेक्शन? देखो लिखा है रेंट पेड 1,000 रुपया, लिख लेते हैं ट्रांजेक्शन। रेंट पेड रुपीज 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग रुपीज 200 रुपया, यानी किराया दिए हैं 1,000 रुपया और आउटस्टैंडिंग है कितना? आउटस्टैंडिंग कितना है बताएगा कोई? 200 रुपया। तो चलो बताओ इसका इम्पैक्ट यानी प्रभाव क्या पड़ेगा, जल्दी बोलो। हाँ जी, रेंट पेड किए हैं 1,000 रुपया, तो कैश हमारा 1,000 रुपया से कम हो गया, लेकिन रेंट खर्चा है तो 1,000 रुपया का खर्चा हुआ, तो खर्चा कैपिटल में से माइनस होता है, तो कैपिटल में 1,000 रुपया माइनस कर देंगे। लेकिन 200 रुपया का आउटस्टैंडिंग भी तो है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी आउटस्टैंडिंग नाम का एक लायबिलिटी भी तो बढ़ जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट नाम का लायबिलिटी बढ़ गया क्या? कितने रुपए से? 200 रुपए से। बोलो। और आउटस्टैंडिंग रेंट भी तो खर्चा है ना, 1,000 रुपया का पेड किए हैं, 200 रुपया बाकी लगाए, टोटल 1,200 रुपया का रेंट था ना, तो 1,200 रुपया ना खर्चा कहा जाएगा, तो 1,200 रुपया ना कैपिटल में से माइनस होगा, तो 1,200 रुपया कैपिटल में से माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को? चलो तो अब बताओ न्यू इक्वेशन बनाया जाए, बोलो ना। चलो न्यू इक्वेशन बनाते हैं। बनाए, यहां लिखते हैं न्यू इक्वेशन। बताओ 17,000 में से 1,000 माइनस हो गया, कितना बचा? 16,000 प्लस 4,600, इधर आ जाओ, प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 19,600 में से 1,200 माइनस करो, कितना बचेगा? 18,400। खत्म। और न्यू इक्वेशन के बाद क्या करते हो? टोटल करते हो। तो चलो टोटल कर दो। टोटल बताओगे? टोटल कितना होगा? 16,000 और 4,600 कितना हुआ? 20,600 दिख रहा है। उसके बाद इधर जोड़ो टोटल, इधर भी आ रहा है कि बस ऐसे ही बोल रहे हो? 20,600। बहुत बढ़िया। तो चलो अब जल्दी से लाइन खींच दो। हाँ जी, सब जगह इक्वल भी करना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अब लाइन खींच दीजिए फटाफट। चलिए लाइन खींच दीजिए, सीधा सीधा खत्म हो गया क्वेश्चन। कोई डाउट? चलिए सर, डेट्स इट। दिख रहा है? लिख लीजिएगा, लिखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया? 11। आ जाओ 12 बनाते हैं। 13 आप लोग बना लीजिएगा। चलो आगे बढ़े, बोलो ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, बोलो 11 बन गया ना। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करें। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर सब लोग ध्यान देंगे।
प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ नितेश। नितेश के बुक में बनाना है तो हेडिंग में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ नितेश। क्या लिखना है? अकाउंटिंग इक्वेशन। कोई दिक्कत? चलो फटाफट फॉर्मेट खींच दो, फटाफट फॉर्मेट खींच दो, सीधा सीधा लाइन। फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आ रहा है? फॉर्मेट में दिक्कत तो नहीं? एक सीरियल नंबर के लिए हो जाएगा पतला सा, उसके बाद एक ट्रांजैक्शन के लिए हो जाएगा, बोलो। उसके बाद एक एसेट्स के लिए और एक इक्वल के लिए और एक लायबिलिटी प्लस कैपिटल के लिए। काम खत्म। चलो तो जल्दी से बोलो क्या क्या लिखे हैं। एक हो गया सीरियल नंबर, एक हो गया ट्रांजैक्शन, एक हो गया एसेट्स, एक इज इक्वल टू, उसके बाद लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, चलो एक लाइन बीच में भी खींचना है ना, चलो उसको भी खींच दो, कोई दिक्कत? चलो आयो ट्रांजैक्शन नंबर 1 को रिकॉर्ड करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000 एंड गुड्स रुपीज 20,000। ट्रांजैक्शन लिख लोगे? बोलो ना, ट्रांजैक्शन लिख लोगे? कैश बढ़ेगा, स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट किया गया 50,000 रुपया कैश से और गुड्स 20,000 से, तो कैश नाम का एसेट बढ़ेगा और स्टॉक नाम का एसेट बढ़ेगा। कैश कितने से? 50,000 से, स्टॉक 20,000 से, दोनों मिला के कैपिटल बढ़ाएगा। कैपिटल बढ़ाएगा कितने से? 70,000 से। कोई दिक्कत? डन सर। आगे बढ़ते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन पे। लिखा है बॉट गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर 10,000, यानी माल खरीदे हैं 15,000 का नगद में और 10,000 का उधार में। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लोगे। तो 15,000 का माल नगद में खरीदे हैं तो नगद पैसा कम हो जाएगा ना जी, अब माल खरीदे हैं तो माल बढ़ जाएगा ना 15,000 से। लेकिन रुक जाओ, ये तो हो गया नगद वाला, उधार में भी तो 10,000 से खरीदे हैं, तो उधार में खरीदे हैं 10,000 का, तो टोटल माल 15, 10, 25,000 का बढ़ेगा ना, और 10,000 का उधार में खरीदे हैं तो क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी बढ़ जाएगा। क्या? कितने से? कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। कोई दिक्कत किसी को? बोलो ना, नहीं समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? न्यू इक्वेशन करते हैं। तो जल्दी से न्यू इक्वेशन के लिए एक लाइन खींच दो और यहाँ लिखोगे क्या? बोलो न्यू इक्वेशन। बोलो कितना होगा? कैश 50,000 का था, 15,000 से कम हो गया, कितना बचा? 35,000 प्लस स्टॉक 20,000 का था, 25,000 से और बढ़ गया, कितना हो गया? 45,000 इज इक्वल टू होगा क्या? इधर 10,000 का क्रेडिटर और 70,000 का कैपिटल, कितना हो गया? 80,000। इधर भी हो रहा है क्या? 80,000, 35 और 45, ये सर 80,000। चलिए अब क्या करेंगे? तीसरा नंबर ट्रांजैक्शन लिखेंगे। क्या आप कह रहा है तीसरा नंबर ट्रांजैक्शन? गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 होल 1/3%, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, यानी कि 24,000 का माल 33.5% लगभग कह लो कि 33.33% के प्रॉफिट पे बेचे हैं और उसमें से आधा पैसा रिसीव हो गया है। तो पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि बेचे कितना में है। तो 24,000 में प्लस 33.33% जोड़ना पड़ेगा ना, बोलो ना जी। तो चलो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, कितना आएगा देखो। कैलेंडर नहीं, कैलकुलेटर है ना। चलिए देखिए कितना होगा सर, तो बोलिए। तो यहाँ पर 33 नहीं, कितना रुपए का माल? 24,000 रुपए का माल हम लोग बेचे हैं, प्लस में कितना? 33.33% के प्रॉफिट पर, यानी कितने में बेचे हैं? 7,999.99 करके आ रहा है। क्या इसको 8,000 बोल सकते हैं?
यानी 8,000 रुपया प्रॉफिट पे बेचे हैं। तो 24,000 का माल 8,000 रुपये का प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 8 32,000। तो 8,000 रुपया प्रॉफिट है ना? यस सर। तो देखिए तो ट्रांजेक्शन लिख लीजिएगा। ट्रांजेक्शन लिखने के बाद 24,000 का माल 32,000 में बेचे हैं, 8,000 का फायदा हुआ है तो 8,000 रुपया कैपिटल बढ़ जाएगा। और 24,000 रुपया का माल बेचे हैं तो 24,000 रुपया से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। बोलो। अब 32,000 में बेचे हैं जिसमें से कैश हमको आधा मिल गया है, तो 32,000 का आधा कैश कितना मिल गया है? 16,000 रुपया से कैश हमारा बढ़ जाएगा प्लस। 16,000 रुपया नहीं मिला है तो उधार है ना, उधार में बेचे हैं 16,000। अरे 32,000 का आधा कैश मिल गया है तो आधा नहीं मिला है ना, तो जब आधा नहीं मिला है तो आधा उधार में है, और जब आधा उधार में है तो हमारा डेटर बढ़ गया ना। कितने रुपए से? 16,000 रुपया से प्लस हो गया हमारा एक डेटर नाम का एसेट। समझ में आ रहा है क्या? बोलो कोई डाउट? मजेदार है? यस सर। चलिए अब फटाफट हम लोग क्या कर देते हैं, न्यू इक्वेशन के लिए एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ पे जल्दी से लिख देते हैं न्यू इक्वेशन। बोलो 35,000 में 16,000 रुपया कैश और प्लस हो गया, कितना हो गया? 41,000 नहीं 51,000 है ना जी। 51,000 प्लस 45,000 रुपया के स्टॉक में से 24,000 रुपया का स्टॉक कम हो गया तो कितना बचा बताओ? 21,000 बचा, प्लस 16,000 का एगो डेटर आ गया। इधर लायबिलिटी साइड में आ जाओ, क्रेडिटर 10,000 का, और इधर कैपिटल में आ जाओ, 70,000 का कैपिटल था, 8,000 रुपया का और बढ़ गया तो 78,000 का हो गया। बोलो कोई दिक्कत? चलो अब चौथा नंबर ट्रांजेक्शन लिखोगे, जल्दी से लिखो। चौथा ट्रांजेक्शन क्या है बोलो? परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, यानी ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदे हैं 5,000 रुपया का, एंड फॉर हाउस होल्ड यूज रुपी ऑफ नितेश रुपीज, यानी कि ऑफिस के लिए 5,000 का फर्नीचर खरीदे हैं और घर के लिए 3,000 का फर्नीचर खरीदे हैं, तो टोटल मिला के 5 या 3 8,000 का कैश खत्म। तो ट्रांजेक्शन लिख लोगे सबसे पहले, बोलो ना, ट्रांजेक्शन लिख लोगे ना, और ट्रांजेक्शन लिख लोगे तो 8,000 रुपया का कैश कम कर दोगे। बोलो 8,000 रुपया से कैश कम हो गया, लेकिन इस 8,000 रुपया से 5,000 रुपया का फर्नीचर ऑफिस के लिए खरीदे हैं, तो ऑफिस के लिए फर्नीचर आया तो एगो फर्नीचर बढ़ा ऑफिस बिजनेस में, तो फर्नीचर नाम का एसेट, फर्नीचर नाम का एसेट 5,000 रुपया से बढ़ गया। बोलो। और 3,000 का एसेट फर्नीचर जो है वो कहाँ? घर के लिए खरीदा गया है, तो ड्राइंग हो गया, और ड्राइंग एक्सपेंस होता है, इसलिए कैपिटल हमारा 3,000 रुपया से माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? इम्पैक्ट समझ में आया? और कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं सर। आगे बढ़ जाएं? तो चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या करें अब बोलो? न्यू इक्वेशन लिख दे क्या? जल्दी से यहाँ पर न्यू इक्वेशन लिख दो और फिर टोटल कर दो, काम खत्म कर दिया जाए। चलो तो ये टोटल हो रहा है क्या? यहाँ पर लिखेंगे न्यू इक्वेशन और यहाँ पर लिखेंगे टोटल। न्यू इक्वेशन बताओ। 51,000 रुपया का कैश था और 8,000 रुपया का कम हो गया, कितना बचा? 43,000 प्लस 21,000 रुपया का स्टॉक है, प्लस 16,000 रुपया का डेटर है, प्लस 5,000 रुपया का फर्नीचर आ गया, इज इक्वल टू 10,000 रुपया का क्रेडिटर है, और 78,000 रुपया के कैपिटल में से 3,000 रुपया कैपिटल कम हो गया तो 75,000 रुपया का कैपिटल बचा क्या? चलो टोटल करो तो कितना हो रहा है? 85,000 जोड़ लिए। चलो बहुत बढ़िया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्या बहुत टफ लगा क्या? बहुत टफ लगा क्या? नहीं ना? जल्दी से इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को। कोई भी डाउट? 13 भी आप लोग बना लीजिएगा, 14 भी बना लीजिएगा। होमवर्क के रूप में 13 और 14 है। कुछ लोग बना के भी लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं बना के लाए हैं बना करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या बहुत भारी लग रहा है सर? बस थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है।